Hello guys, welcome back to Sapex Education. So chapter 1 NCERT solution is going here. I hope कि आपने आगे वाला वीडियो देखा होगा बिकॉज वहां से हमने चालू किया था NCERT का सॉल्यूशन फर्स्ट से लेके 12 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं और अभी हम करेंगे 13 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट। 1.13 नंबर का क्वेश्चन है NCERT का एक्सरसाइज का। वो मैंने कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस वाला जो वीडियो है उसमें ऑलरेडी कराया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, सो यहाँ पे मैंने वो इंक्लूड नहीं किया है। हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली 1.14 नंबर के क्वेश्चन से। ओके, सो 14 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा है, एज यू कैन सी हियर, दो प्लेट्स हैं, ऊपर वाली प्लेट्स को पॉजिटिवली चार्ज किया है, नीचे वाली प्लेट को नेगेटिवली चार्ज किया है, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, दैट वी नो। ओके, अब इसमें से तीन पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया है 1, 2 एंड 3 और आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द प्लेट उनके पाथ कुछ ऐसे बन रहे हैं, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन और पूछा ऐसा है हमें, दो क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 1, 2 और 3 ये तीनों चार्ज की हमें साइन बतानी है, मतलब कौन सा चार्ज पॉजिटिव है और कौन सा चार्ज नेगेटिव है ये बताना है। तो फर्स्ट और सेकंड देखो, वो पॉजिटिव वाली प्लेट के टुवर्ड्स में थोड़े अट्रैक्ट होते दिख रहे हैं ना, थोड़े उसमें ऊपर जाते दिख रहे हैं ना, दैट मीन्स पॉजिटिव प्लेट से वो अट्रैक्ट हुए, दैट मीन्स ये दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे, राइट। 1 और 2 जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है और थर्ड चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट हुआ है, सो थर्ड चार्ज विल बी पॉजिटिव। हो गया, दैट्स इट। अभी दूसरा क्या करना है हमें कि ये तीनों चार्ज में से किसका चार्ज टू मास रेशियो मैक्सिमम होगा ऐसा हमें बताना है। चार्ज टू मास रेशियो मतलब Q/m किसका मैक्सिमम होगा ये हमें बताना है। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस जब कराए थे मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक के बाद जो क्वेश्चंस कराए थे उसका जो वीडियो था उसमें हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था और उसमें हमने डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला डिराइव किया था। ओके, सपोज दिस इज द स्ट्रेट डायरेक्शन, अगर ये प्लेट नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो ये जो पार्टिकल है वो सीधा ऐसे निकल जाता, बट ड्यू टू दिस प्लेट वो डिफ्लेक्ट होके निकल रहा है, तो उसका डिफ्लेक्शन का एंगल थीटा, और वो डिफ्लेक्शन के एंगल थीटा को हमने इस तरह से डिराइव किया है, tan थीटा इज इक्वल टू QEL/mv², राइट। ये डेरिवेशन हमने ऑलरेडी देख लिया है, आपने अगर नहीं देखा होगा तो उस वीडियो में जाके देख लेना, क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड की वीडियो में आपको मिल जाएगा। So tan theta equal to QEL/mv². We want to find Q/m ratio. तो इसमें से काम करते हैं, Q/m को लेडर बनाते हैं, Q/m को, so क्या मिलेगा हमें, v² into tan theta divided by E into L. Now what is V here? V मतलब तीनों पार्टिकल्स की प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी तीनों की सेम है, चलो V सेम है। E मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी सबके लिए सेम है। L मतलब ये प्लेट की लेंथ वो तो सेम ही है सबके लिए। अभी Q/m रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा ऐसा हुआ, राइट। एंड इफ tan थीटा इज मोर, थीटा इज मोर देन tan थीटा इज मोर, राइट। थीटा जितना ज्यादा लेंगे उतना tan थीटा ज्यादा मिलेगा। tan 0 की वैल्यू 0 होती है और tan 90 की वैल्यू होती है प्लस इन्फिनिटी, तो 0 से 90 जाएंगे, थीटा को इंक्रीज करेंगे तो tan थीटा इंक्रीज होगा। सो थीटा इंक्रीज तो tan थीटा इंक्रीज, एंड इफ tan थीटा इंक्रीजेस देन वी कैन से दैट Q/m रेशियो इंक्रीजेस। मतलब हमें सिंपल ये देखना है कि जिस पार्टिकल के लिए जो थीटा मैक्सिमम होगा, ओके, तीन में से जिसके लिए थीटा मैक्सिमम होगा, थीटा मैक्सिमम तो Q/m रेशियो भी मैक्सिमम, तो Q/m रेशियो भी हमें मैक्सिमम मिल जाएगा। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के लिए तो जो थीटा है वो बहुत कम है और थर्ड का थीटा मैक्सिमम है, तो थर्ड पार्टिकल जो है उसका Q/m रेशियो सबसे मैक्सिमम होगा एंड द आंसर इज द थर्ड पार्टिकल। ओके, आया समझ में? लेकिन उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला डिराइव कराया था, ये आप खास देख लेना, इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में भी इसके ऊपर के क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 1.15, रीड कर लो आप 1.15। ओके, देखिए 1.15 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो दिखाया हुआ है डायग्राम के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है हमें सबसे पहले 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप दैट मींस वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा होगा जैसे कि मैंने दिखाया है, ओके, और उसमें कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, कांस्टेंट है 3000, 3 कांस्टेंट है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
YZ प्लेन में, एज यू कैन सी YZ प्लेन में 10 सेंटीमीटर लेंथ वाला एक स्क्वायर सरफेस रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है YZ प्लेन में। फाइन। सो क्या करना है हमें कि ये सरफेस, स्क्वायर सरफेस के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा वो फाइंड करना है। ओके, सरफेस को ऐसे रखी है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है तो उसके साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होता है, राइट। तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला phi इज इक्वल्स टू E A cos थीटा। डन। सो दिस इज इक्वल्स टू E, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 3×10⁻³ A दैट मींस ये सरफेस का सरफेस एरिया, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, सेंटीमीटर में से मीटर में कंपलसरी। तो स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, L स्क्वायर उसका एरिया होगा, मतलब 0.1 इंटू 0.1, डन, इंटू थीटा। थीटा मींस एंगल बिटवीन E एंड A। नाउ इफ आई ड्रॉ द एरिया वेक्टर ऑफ द गिवन सरफेस, ये सरफेस का एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में मिलेगा हमें, x डायरेक्शन में। सो व्हाट यू कैन सी, E और A they both are in the same direction, so theta will be 0, cos 0 will be 1, cos 0 will be 1. So phi is equals to 3 into 10⁻², देखिए 0.1 मतलब 10 की -1 पावर, 0.1 10 की -1 पावर, तो 10 की -2 पावर और 10 की 3 पावर, तो 10 की 1 पावर बचेगी। So this is equals to 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम is the answer of the question। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 15 नंबर में ही 2 है। अब क्या किया है कि उन लोगों ने ये जो स्क्वायर सरफेस थी उसको थोड़ा सा रोटेट कराया, थोड़ा सा रोटेट करा के जो सरफेस का नॉर्मल है, नॉर्मल ऑफ द सरफेस मतलब उसका एरिया वेक्टर, राइट, वो एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री एंगल बनाए, उस तरह से उसको रोटेट करा दिया। ओके, पहले ऐसे था, एक्स एक्सिस पे ही जा रहा था वो, अभी उसको रोटेट कराएंगे, एज यू कैन सी इसको हम रोटेट कराएंगे ऐसे। फाइन, तो x के साथ वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, इस तरह से करा। सो इन दिस केस यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम मेथड है, सेम फॉर्मूला है, फ्लक्स phi इज इक्वल्स टू EA cos थीटा ही करेंगे, तो EA इंटू cos थीटा, थीटा इज 60 हियर, A और E तो x डायरेक्शन में ही है ना, तो थीटा इज 60 और cos 60 होगा 1/2, तो बाकी सारी E और A की वैल्यू तो सेम ही होगी ना जो ऊपर थी, तो ऊपर जो आंसर आया उसका हाफ आंसर मिलेगा, मतलब 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जितना आंसर हमें इसमें मिल जाएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन 15 नंबर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। प्लीज रीड इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड कम बैक टू हियर। ओके, देखिए 16 नंबर में क्या है, XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम आई हैव टेकन। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक क्यूब रखा हुआ है। ओके, क्यूब के जो फेसेस है ना वो कोऑर्डिनेट सिस्टम की कोई दो एक्सिस से जो प्लेन बन रहा है उसमें है, मतलब ये नीचे वाला प्लेन देखो, नीचे वाला वो XZ प्लेन में है। ओके, फिर ये वाला फेस देखो, ये वाला फेस वो YZ प्लेन में है, मतलब सारे जो फेसेस है क्यूब के वो कोई ना कोई प्लेन में है। दैट मींस डायग्राम में जिस तरह से दिख रहा है आपको उस तरह से क्यूब को रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये क्वेश्चन में था वही है, अगेन 3×3 आई कैप, मतलब यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, और आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। सो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द क्यूब। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझ लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है हमें। ओके, तो ये 3 लाइंस जो है वो क्यूब के अंदर जा रही है, मतलब 3 लाइन से जो फ्लक्स मिलेगा हमें वो नेगेटिव मिलेगा, अंदर जाती लाइन मतलब नेगेटिव। ओके, और ये 3 लाइन है वो क्यूब में से बाहर निकल रही है, तो उसका फ्लक्स हमें पॉजिटिव मिलेगा, और जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव मिलने वाला है ना। ओके, ये सरफेस है। सो व्हाट आई मीन टू से कि अगर कोई हमारे पास क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस में जितनी लाइंस अंदर जा रही है उतनी लाइंस उसमें से बाहर निकल जा रही है, तो जितना फ्लक्स अंदर गया उतना फ्लक्स बाहर निकला, मतलब नेट फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। सिंपल, आपको सिर्फ इतना ही लॉजिक याद रखना है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है उतनी ही अगर बाहर निकल रही है क्लोज सरफेस में से, तो वो सरफेस के साथ का नेट फ्लक्स 0 होता है, राइट। सो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं। आई थिंक 16 नंबर में और भी कुछ पूछा हुआ है।
नहीं 16 नंबर में इतना ही था. ओके फाइन. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 17 नंबर, प्लीज रीड इट आउट. 17 नंबर क्वेश्चन. 17 नंबर क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस है, समझना. इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है हमें एक बॉक्स के साथ का. एक बॉक्स है मतलब इसके जैसा क्यूबोइडल बॉक्स होगा, यहाँ पे क्यूबोइडल या तो क्यूब जैसा बॉक्स होगा. वो बॉक्स के साथ इतना फ्लक्स लिंक हुआ है 8×10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जितना फ्लक्स उसके साथ लिंक हुआ है. ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड नेट चार्ज इनसाइड द ब्लॉक्स, इनसाइड द बॉक्स. बॉक्स के अंदर का नेट चार्ज फाइंड करना है. बॉक्स के अंदर का, देखिए बॉक्स है वो क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज फाइंड करना है, एनक्लोज चार्ज, और फ्लक्स ऑलरेडी गिवन है. यस, तो अप्लाई गॉस थ्योरम. Flux is equals to enclosed charge upon epsilon naught. So from this enclosed charge बोलो या तो net charge बोलो inside the box is equals to flux phi into epsilon naught. ये flux की वैल्यू और epsilon naught 8.85 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करोगे तो your answer, you will have your answer. Simple. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन थियोरेटिकल है थोड़ा, समझना. If the net outward flux through the surface of the box were 0, okay, ये बॉक्स के अंदर का नेट फ्लक्स अगर 0 होता, could you conclude that there were no charges inside the box? Why or why not? मतलब बॉक्स के साथ में नेट फ्लक्स 0 है, जैसा कि ये सिचुएशन थी 16 नंबर में. सो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसके अंदर नेट चार्ज है ही नहीं, नेट चार्ज, फ्लक्स 0 है, फ्लक्स 0 है तो नेट चार्ज भी 0 है. क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? भाई मेरा आंसर है नो. ऐसा जरूरी नहीं है. क्यों? बिकॉज मान लो कि ये क्लोज सरफेस है. ओके, क्लोज सरफेस के अंदर हमने रखा -10 कूलम चार्ज और +10 कूलम चार्ज, ऐसे 2 पॉइंट चार्ज रख दिए. सो इफ यू फाइंड नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एनक्लोज्ड चार्ज कितना हुआ? -10 + 10 0, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब नेट फ्लक्स 0. यू कैन सी नेट फ्लक्स 0 है सरफेस के साथ में, बट सरफेस के अंदर चार्ज तो है, भले ही नेट चार्ज 0 है, बट 2 चार्ज तो रखे हुए हैं ना अंदर. सो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई सरफेस के साथ अगर फ्लक्स 0 हो रहा है तो उसके अंदर जो चार्ज है वो 0 ही होगा. हाँ, नेट चार्ज 0 होगा बट अंदर कोई चार्ज तो होंगे, ओके, हो सकते हैं. फाइन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 18 नंबर के क्वेश्चन पे. 18 नंबर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझसे पूछ सकता है, एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है. ठीक है. सो यू आर गिवन अ सरफेस, स्क्वायर सरफेस whose length is 10 सेंटीमीटर, और उसके सेंटर से थोड़ा ऊपर 5 सेंटीमीटर की हाइट पे स्मॉल क्यू जितना चार्ज रखा हुआ है. वैल्यू ऑफ द चार्ज इज +10 माइक्रोकूलम. राइट, फाइन. सो ये चार्ज में से लाइंस निकलेगी. फाइन, लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज होगा. तो वो कुछ लाइंस ये सरफेस के साथ भी लिंक होके आगे जाएगी. सो वी कैन से दैट फ्लक्स विल लिंक विद द सरफेस. सो हमें यही पूछा है कि ये सरफेस के साथ में कितना फ्लक्स लिंक होगा, ये पूछा है. बरोबर है. समझो, अगर मैं ये पॉइंट चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने लगूं तो वो हमें कुछ इस तरह से मिल सकती है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, डिस्कशन हो गया है इसका आगे, किस तरह से वो इमर्ज होती है, स्फेरिकल फॉर्म में इमर्ज होती है. तो अभी यहाँ पे मेरे लिए फ्लक्स फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज फ्लक्स का फॉर्मूला है phi = EA cos थीटा. E यूनिफॉर्म नहीं है, एज यू कैन सी. ये सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है. एरिया तो मिल जाएगा इसका L² करके. So I cannot use this formula EA cos theta. So rather I can use this formula. Flux phi is equals to integration E vector dot dA vector. मतलब क्या करें, छोटे छोटे पोर्शंस ले ये सरफेस के और उसके साथ का फ्लक्स फाइंड करे और फिर लास्ट में सबका इंटीग्रेशन करें. फाइन, हो सकता है ऐसा करने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड हो सकता है, लेकिन जो भी इंटीग्रेशन वाली मेथड है उसको अवॉइड करने का. समझो, इंटीग्रेशन से जितना सॉल्व
कम करना पड़े उतना हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज इंटीग्रेशन करना हेक्टिक होगा, थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा और लेंथी भी होगा। तो अगर तुम इसमें कोई दूसरी मेथड लगा के फाइंड कर सकते हो वो तुम्हारे लिए अच्छा है। यू आर स्मार्टर देन यूजिंग दिस मेथड। सो हमारे पास फ्लक्स फाइंड करने का एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है? यस, गॉस लॉ। According to Gauss law, flux phi is equals to enclosed charge upon epsilon naught. We can use this formula and find out the flux. तो हमें क्या करना पड़ेगा कि enclosed charge find करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, देखो मैं यहाँ पे क्या ट्रिक लगाता हूँ वो आप खास ध्यान रखना। ये जो सरफेस है ना, स्क्वायर सरफेस, उसको लेके मैं एक क्यूब बना देता हूँ। ध्यान से देखना, ओके एक क्यूब बना रहा हूं मैं इसको लेके। फाइन। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि ये जो क्यूब बना वो क्यूब के अंदर स्मॉल क्यू चार्ज आ गया, राइट? और क्यूब के पास कितने फेस है? 6 फेसिस है। दैट मीन्स 6 फेसिस अगर हम लेंगे तो क्यू जितना चार्ज वो 6 के 6 फेसिस एनक्लोज कर रहे हैं। ओके 10 माइक्रोकूलम का चार्ज 6 फेसिस से एनक्लोज हो रहा है। बट आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद ओनली वन फेस। ऐसा हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन में भी किया था। मुझे तो सिर्फ ये वाला जो फेस है उसके साथ का ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, नीचे वाला। ओके सो क्या करें? 6 फेसिस के साथ क्यू चार्ज एनक्लोज हुआ है। सो आई वांट टू फाइंड ओनली विद द वन फेस। वन फेस के साथ कितना चार्ज एनक्लोज होगा? Q by 6 एनक्लोज हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस फ्लक्स इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज कितना लेंगे अभी? Q by 6 लेंगे और नीचे एप्सिलॉन नॉट। बस तो वैल्यू रख दो। Q की वैल्यू होगी 10 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻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 ⁻
raised to minus 12. You can solve this and you can get the answer. So you can see इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स है, उसमें सबसे बेस्ट मेथड होती है गॉस लॉ यूज करना। जो कुछ भी सिचुएशन आपको दी है वो सिचुएशन को हैंडल करके आप ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस कर दो कि उसमें आप गॉस लॉ लगा सको, देन यू विल बी द इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखना है, ऐसे और भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में और उसमें पूछ सकते हैं। फाइन, सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर के क्वेश्चन में क्या है मैं रीड कर रहा हूं, आप भी रीड कर लेना। पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ cubic Gaussian surface 9 cm on edge. What is the net electric flux through the surface? ओहो, इसमें तो कुछ भी नहीं है। 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया है और उसको एक क्यूब के अंदर रखा हुआ है, इस तरह से यही सिचुएशन हो गई। क्यूब के अंदर क्यू चार्ज रखा है, चार्ज 2 माइक्रोकूलम का है और ये क्यूब की मतलब जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर की है। ये लेंथ 9 सेंटीमीटर, 9 यहाँ पे जो 10 था वो 9 सेंटीमीटर। So we have to find net flux link with the cube. तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, लेंथ का हमें कोई काम नहीं है। Because what we will do, we will use Gauss law. Because इसके अंदर क्यू चार्ज है ना, एनक्लोज है, तो कोई मगजमारी नहीं। सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना एनक्लोज है क्यूब के अंदर, तो पूरा का पूरा 2 माइक्रोकूलम जितना चार्ज एनक्लोज है और नीचे 8.859 रेज़ टू -12 कर दो, सो यू विल हैव द आंसर। सिंपल। ओके, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.20। क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन में ऐसा है कि एक हमें कोई स्फीयर दिया हुआ है और वो स्फीयर के साथ फ्लक्स लिंक हुआ है -1 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। फाइन, ठीक है। अभी ये स्फीयर के अंदर कुछ चार्ज है और उसके अंदर कितना चार्ज है वो हमें फाइंड करना है, वो उन लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में बताया है। पहले हम ये सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन, समझना। तो स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है वो फाइंड करना है और फ्लक्स दे दिया है, तो अप्लाई करो गॉस थ्योरम। नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके ऊपर से जो एनक्लोज्ड चार्ज मिलेगा आपको वो चार्ज हो जाएगा स्फीयर के अंदर का चार्ज, ठीक है, या तो स्फीयर के ऊपर का चार्ज। तो क्यू तो मिल गया हमें, लेकिन फ्लक्स देखो नेगेटिव में दिया हुआ है माइनस। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्फीयर के अंदर है वो नेगेटिव होगा,
बिकॉज नेगेटिव होगा तो लाइंस अंदर आएगी ना, और स्फीयर के अंदर लाइंस आएगी तो उसके साथ का फ्लक्स नेगेटिव होगा, लाइंस अंदर तो फ्लक्स नेगेटिव। फाइन, तो ये जो चार्ज है वो जो तुम्हें वैल्यू मिलेगी उसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी वो उतना नेगेटिव चार्ज उसके अंदर है। राइट, नाउ इन सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है उन लोगों ने कि अगर हम वो स्फीयर की रेडियस डबल कर दे तो फ्लक्स में क्या चेंज आएगा। स्फीयर की रेडियस डबल कर दे तो फ्लक्स में क्या चेंज आएगा। देखो देखो यहां ध्यान से देखना, मान लो कि ये है हमारा वो स्फीयर, ये है स्फीयर, ठीक है। पहले उसकी रेडियस थी स्मॉल आर, नाउ उसकी रेडियस हमें करनी है 2r, डबल कर देनी है, डबल कर देनी है। तो मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं स्फीयर को सेकंड केस में, कुछ इस तरह से, ठीक है। सो रेडियस कुछ डबल हो गई अभी उसकी। उसके अंदर मान लो कि Q जितना चार्ज था, उसके अंदर पहले Q जितना चार्ज था जो नेगेटिव चार्ज था, यहां से हम लेके आए उसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होगी, अंदर आ रही होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही होगी। फाइन, सो व्हाट यू कैन सी, दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ये पहले उसकी रेडियस r थी तब भी 1 2 3 4 5 लाइंस अंदर आ रही थी, रेडियस डबल कर दी तो भी उतनी ही लाइन अंदर आ रही है, मतलब फ्लक्स में तो कोई चेंज आया ही नहीं। राइट, मोर ओवर हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि रेडियस डबल कर दी तो पहले ये स्फीयर के अंदर Q चार्ज था, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू मिली उतना चार्ज था, अब रेडियस डबल कर दी तो भी उसके अंदर चार्ज तो उतना ही है ना, तो चार्ज तो सेम ही रह रहा है और एप्सिलॉन नॉट भी सेम है, तो फाई में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे फाई डैश इक्वल टू फाई रहेगा। भाई फ्लक्स में ऐसा करने से कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, तो ये दो जस्टिफिकेशन हुए, दोनों तरीके से आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.21 पे जाते हैं। 1.21 क्वेश्चन कैसा है देखो, अगेन यू आर गिवन अ स्फीयर, वो स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज है दैट वी डोंट नो, वो चार्ज हमें फाइंड करना है। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर, कैपिटल आर से डिनोट किया है, एंड स्फीयर के सेंटर से स्मॉल r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, रेडियस उसकी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और उसके सेंटर से स्मॉल r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, मतलब उसके बाहर वाले कोई पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.5 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्फीयर। राइट, इस तरह से है। सो हमें उसके अंदर का चार्ज फाइंड करना है। एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई, कौन सी बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द स्फीयर आ रहा है, दैट मींस ये जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, और किस तरह से फाइंड करेंगे समझना अभी। स्फीयर के बाहर वाले कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में देखा, E इज इक्वल्स टू KQ/r², KQ/r², पॉइंट चार्ज भी ऐसा ही होगा बस। तो इसमें से हमें Q फाइंड कर लेना है, Q इज इक्वल्स टू ER²/K, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 1.5 × 10⁻³ रेडियस, ये 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 मीटर लेना पड़ेगा, 0.2 × 0.2 एंड डिवाइडेड बाय K की वैल्यू 9 10⁻⁹, इसके ऊपर से आपको चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी कूलम में। राइट, और वो चार्ज को आपको नेगेटिव में लेना पड़ेगा, और नेगेटिव में क्यों लिया उसका जस्टिफिकेशन भी आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्फीयर, दैट्स व्हाई चार्ज मस्ट बी नेगेटिव। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 1.22। ओके, ठीक है, 22 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, अगेन यू आर गिवन अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 2.4 मीटर, तो रेडियस उसकी 1.2 मीटर हो जाएगी, रेडियस इज हाफ द डायमीटर। उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एंड ड्यू टू दैट चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी बनती है उसकी 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट मींस स्फीयर के ऊपर जस्ट उसकी सरफेस पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। राइट, सो हमें फाइंड करना है कि उसके ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। चार्ज कहां से निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी में से निकालेंगे, देखना कैसे है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, सो चार्ज Q अपॉन एरिया 4 पाई कैपिटल R²। राइट, स्फीयर का एरिया होगा 4 पाई R², और उसमें उसकी हमें रेडियस देनी पड़ेगी ना, बिकॉज हमें उसके ऊपर का चार्ज लेना है, तो नीचे एरिया भी वो स्फीयर का एरिया लेना पड़ेगा। इसमें से यू कैन फाइंड आउट Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R²,
सो क्यू सिग्मा कितना लेंगे 80, ध्यान रखना 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, ऐसा में लेके आना सबको, इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर 1.2 का स्क्वायर, 1.2 इंटू 1.2. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट दी चार्ज ऑन द स्फीयर. अभी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोला है कि इनवर्ड आ रहा है या तो कुछ ऐसी कोई मतलब हमें साइन नहीं दिख रही है कि जैसा हमें लगे कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हमें बाय डिफॉल्ट उसको पॉजिटिव लेके चल देगा. ठीक है, सो चार्ज मिल गया उसके ऊपर का. दूसरा ये भी पूछा है कि ये स्फीयर के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, भाई उसके अंदर का चार्ज मिल गया है, तो फ्लक्स फाइंड करना बहुत इजी है. फ्लक्स इज इक्वल्स टू एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. कितना चार्ज है, इतना चार्ज है उसके अंदर, और नीचे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो तो उसके साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ है वो मिल जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23. बहुत इजी क्वेश्चंस है इसमें. एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज होती है वो इजी होती है, लेकिन जितने इजी क्वेश्चंस भी अगर सॉल्व करते जाओगे तो फॉर्मूला वाला जो भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है आपका वो ज्यादा बिल्डअप होता जाएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस रखते हैं. उसके बाद आप हाई लेवल के क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे. 23 नंबर का देखिए प्लीज. 23 नंबर में ऐसा है, यू आर गिवन एन इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से स्मॉल r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है 9×10⁴ न्यूटन पर कूलम इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो फाइंड आउट द लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. भाई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड इन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. E इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, यस लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r. बस, तो ये ऑल द वैल्यूज आर गिवन. E गिवन है 2 पाई एप्सिलॉन तो पता ही है हमें, r गिवन है तो लैम्बडा मिल जाएगा ना यार, कूलम पर मीटर से. सिंपल. अभी क्या है इसमें इतना टाइम बिगाड़ेंगे. ओके, हो गया. चलिए 24 नंबर इज इंपॉर्टेंट. 24 नंबर ऑलरेडी हमने किया हुआ है. एक वीडियो मैंने बताया अपलोड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज प्लेन शीट, 2 लार्ज प्लेन शीट, 2 प्लेन शीट से, उसमें ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए थे. यहाँ पे वही क्वेश्चन है लेकिन वैल्यू के साथ में दिया हुआ है. फिर से देख लेते हैं फटाफट से. चलो 2 प्लेट है, बहुत बड़ी प्लेट है, लार्ज प्लेट है, दोनों के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है 17×10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, लेकिन एक के ऊपर पॉजिटिव है एक के ऊपर नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. दोनों प्लेट की लेफ्ट पे मतलब पॉइंट ए, राइट पे मतलब पॉइंट बी, और दोनों प्लेट के बीच में मतलब पॉइंट सी, तीनों पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. देखिए मैं फटाफट बताता हूं आपको. ए पॉइंट पे पहले लेते हैं, तो ए पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट का उससे अवे जाएगा. ओके, E1 बोलते हैं उसको. नेगेटिव का उसके टुवर्ड्स आएगा, E2 बोलेंगे, राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड E, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 करेंगे. ओके, E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला है इनफाइनाइट लार्ज प्लेन शीट का, माइनस E2 इसकी भी सिग्मा ही है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ध्यान रखना अभी वापस से माइनस नहीं लेना, उसकी माइनस साइन का यूज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई ना, तो फॉर्मूला में दूसरी बार माइनस नहीं लेने का. दैट्स इट. तो दोनों के सिग्मा सेम है, नीचे वाले टर्म भी सेम है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया 0. ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0. ठीक है. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, यहाँ पे ध्यान से देखना. अभी हमें ये पता चल गया कि वैल्यू सेम है, तो अभी सिर्फ डायरेक्शन की मगजमारी होगी. देखो ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाना चाहिए, उससे अवे. नेगेटिव चार्ज का उसके टुवर्ड्स. व्हाट यू कैन सी, E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इससे ऐसा ही हो गया. मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो बी पॉइंट के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, पॉजिटिव चार्ज का अवे और नेगेटिव का उसके टुवर्ड्स. समझ में आया ना, पॉजिटिव का अवे, नेगेटिव का उसके टुवर्ड्स. तो सी पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, सो वी हैव टू ऐड देम टुगेदर. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2. सो यहाँ पे जो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट
प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट करना पड़ेगा, जो माइनस किया उसका हमें प्लस करना पड़ेगा. सो अल्टीमेटली वी विल हैव सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, राइट. सो वी विल हैव सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एट पॉइंट सी, और वैल्यू गिवन है हमें 17 into 10 raised to minus 22, 8.85 into 10 raised to minus 12. You can find out easily the answer of electric field at point C, right? Okay, so आज की वीडियो में यहाँ तक रखते हैं हम. बाकी जो एनसीईआरटी के जो एडिशनल के क्वेश्चंस है उसमें से हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, कुछ नहीं करने हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ. सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस, और यहाँ तक क्वेश्चन अच्छे से कर लेना. अलग अलग आगे वाले क्वेश्चंस जो है इसके रिलेटेड क्वेश्चंस है, और रेफरेंस बुक उसमें से भी आप करते रहना. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये चीज करना, चैप्टर के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी आ जाएगी. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड विद अस.